जय दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भी आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते पहला क्वेश्चन, क्लास को शेयर कर दिए हुए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट है वो चर्चा में भी आपकी। ग्लोबल जेंडर जो गैप है आपका, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट चर्चा में है आपकी। गैप रिपोर्ट 2022 चर्चा में है। चलिए बात करते हैं यहां पर कि ग्लोबल जो आपके जेंडर गैप रिपोर्ट है 2022 ये चर्चा में क्यों है। क्योंकि अभी हाल ही में यहां पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें क्या जेंडर गैप की बात करें तो किस प्रकार से 4 यहाँ पे आधार लिए गए हैं। आपके बीच में बताऊंगा, शिक्षा है, राजनीति है, ठीक है। किस प्रकार से महिला और पुरुषों के अंदर बीच में जो गैप किया जाता है उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। और उस रिपोर्ट के अंदर भारत कौन से नंबर पर है, भारत ने किस पक्ष में नुकसान उठाया है, भारत ने किस पक्ष में सुधार किया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है ये जारी किसने करी है, तो आपका WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको क्या किया गया, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको क्या किया गया है, फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया है। याद रखना भाई, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व आर्थिक फोरम, इसको पूरा भी लिख सकते हैं आप, विश्व आर्थिक जो फोरम है आपका, इसमें भाई इंग्लिश में आर साइलेंट रहता है, फोरम या फॉर्म बोलेंगे इसको, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को क्या किया गया, जारी किया गया है, जो कि हाल ही चर्चा में है। कितने देशों का आंकड़ा यहाँ पे लिया गया है, तो 146 देशों में से भाई आपका 146 देशों का आंकड़ा यहाँ पर लिया गया है। कितने देश भी आपके, 146 देश। और भारत का स्थान कौन सा नहीं, यहाँ पर 135वां स्थान यहाँ पर भारत का भाई, ठीक है। कौन सा स्थान है, 135वां स्थान है। और पिछले 16 साल में कह सकते हो, पिछले 16 साल में सुधार हुआ भाई, पिछले 16 साल से 16 वर्ष के अंदर क्या किया है, सुधार हुआ है। ये भी ध्यान रखेंगे, क्या हुआ, सुधार हुआ है, इस इंडेक्स में सुधार हुआ है, ठीक है भाई। चलिए अब बात आती है इसमें, इस जो ग्लोबल जेंडर जो रिपोर्ट आपकी, इसमें पहले नंबर पर कौन है आपका, तो पहले नंबर पर आपका आइसलैंड है। साथ ही बात करो कि अंडर 5 में कौन है, तो अंडर 10 के अंदर 6 देश यूरोपियन देश हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रथम स्थान किसका भाई, प्रथम स्थान की अगर मैं बात करूं तो प्रथम स्थान आपका कहां पर है, तो ये है आपका आइसलैंड का है भाई। प्रथम स्थान किसका, आपका आइसलैंड का है, ये याद रखेंगे भाई, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं आइसलैंड, और फिर कौन है, आइसलैंड सबको याद रहेगा, आइसलैंड के बाद फिर कौन है आपका, तो आपको पता है 2-3 देश हैं आपके जो चलते रहते हैं। फिनलैंड इंडेक्स के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड में यही आगे पीछे होते रहते हैं आपके, और नॉर्वे भी, फिनलैंड और नॉर्वे जो आपके देश हैं, ये देश आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यूरोपियों के अंडर 10 के अंदर यूरोप के कितने देश हैं अंडर 10 में, तो ये आपके 6 देश यूरोप के ही यहाँ पर शामिल है भाई, ठीक है। ओके, एक बार फिर बात करेंगे। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022, इसमें मतलब जो महिला और पुरुष के अंदर जो गैप किया जाता है वो रिपोर्ट यहाँ पर जारी करी है। तो वेफ रिपोर्ट किसके द्वारा की गई है, WEF की बात हो जाएगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। याद रखेंगे, विश्व आर्थिक फोरम 16 वर्ष में सुधार हुआ है, यानी कि 7वां बड़ा स्कोर है। 16 वर्ष के अंदर पूछे कौन सा बड़ा स्कोर है, तो 7वां बड़ा स्कोर ये किसका, भारत का है, याद रखेंगे भाई, ठीक है। ओके, इसके अंदर कितने जो वो लिए जाते हैं आपके, वो जरूर एक बार ध्यान देंगे, किस किस को आधार बना करके आपका ये किस पहलुओं पर, 4 इसके अंदर क्या है, 4 पहलुओं पर क्या किया जाता है, 4 पहलू हैं जिनके ऊपर यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी करी जाती है। नंबर 1 क्या आपका पॉलिटिकल जो सशक्तिकरण है, राजनीतिक सशक्तिकरण। नंबर 2 आपका क्या जाता है, शिक्षा प्राप्ति भी, शैक्षिक जो प्राप्ति है वो आता, शिक्षा आता है। और फिर आता तीसरा स्वास्थ्य, महिलाएं और पुरुषों में स्वास्थ्य। और चौथा क्या भाई आपका
स्वास्थ्य और अस्तित्व और आर्थिक भागीदारी। चौथा क्या आपका आर्थिक भागीदारी। इन चारों पर क्या किया जाता है, इन चारों को आधार बना करके ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसके अंदर 140 देशों में 135वां स्थान भारत का है। 16 साल के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, 16 वर्ष में 7वां सबसे बड़ा स्कोर यहाँ पर 16 वर्षों के अंदर भारत ने किया है, ये भी ध्यान रखेंगे। 140 देशों में प्रथम की बात करते हैं तो आइसलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, ये आपके दूसरे तो तीसरे नंबर पर। 6 देशों की बात करें तो ये। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा आप लोगों से कि भारत की जो इस रिपोर्ट के अनुसार किस में जो गिरावट दर्ज की गई है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीतिक जो सशक्तिकरण है, सशक्तिकरण आपको पता है, सशक्तिकरण को आपका राजनीतिक सशक्तिकरण में कितनी गिरावट दर्ज की गई है, तो -0.0010 की गिरावट दर्ज हुई है, ये याद रखना किसके अंदर भाई, इस फॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भाई। ठीक है, एक बार भाई क्लास को शेयर जरूर कर देना। ये आपका जेंडर फॉर्म था, किसके द्वारा की गई है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के द्वारा इसको जारी किया गया था। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बन जाएगा। भारत की हालत कहां पर है, तो 135 में है। अच्छा स्कोर है, पिछले 16 सालों में 7वां बड़ा स्कोर इसने यहाँ पर भारत ने दिखाया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपके बीच में चर्चा में है भाई, जिससे जो कि आपसे अभी बात कर रहे हैं हम। आपकी कौन है भाई, आपकी आधार पूनावाला। आधार पूनावाला चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 2 भाई आपका कौन चर्चा में है, तो आधार पूनावाला चर्चा में है। ये कौन है भाई, आपके आधार पूनावाला चर्चा में क्यों है। देखिए आपको बता देता हूं, आधार पूनावाला चर्चा में इन्होंने सीरम जो आपकी जो दवाई बनाने की जो कंपनी है उसके अधिकारी हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट क्या एक वैक्सीन जारी करी है, कैंसर के लिए एक वैक्सीन जारी करी इन्होंने। और कैंसर भी कौन से, आपके सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल कैंसर की अगर मैं बात करूं तो ये महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। आपकी 15 वर्ष से लेकर के 44 वर्ष तक की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने के ज्यादा आसार रहते हैं। उसके खिलाफ देश का पहला वैक्सीन यहाँ पर इन्होंने पहला जो वैक्सीन है वो तैयार किया, जिसके ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये आधार पूनावाला कौन है, इनकी बात करेंगे। तो ये आपके सीईओ हैं, किसके भाई, SII के सीईओ कौन है आपके, तो ये आधार पूनावाला है। इन्होंने घोषणा करी अभी आपके कब, 12 जुलाई को भाई, 12 जुलाई 2022 को इन्होंने घोषणा करी है। और घोषणा भी किसकी करी है इन्होंने भाई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये आपकी क्या है, वही है जिसने कोरोना वैक्सीन भी यहाँ पर बनाया था। ठीक है, 12 जुलाई 2022 को इन्होंने अब किसकी घोषणा करी है, तो सर्वाइकल जो कैंसर है, कैंसर के खिलाफ पहला टीका इन्होंने बनाया है। ये भी याद रखेंगे भाई, पहला वैक्सीन या टीका एक ही बात है। तो सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं तो ज्यादातर किसके अंदर पाई जाती है, महिलाओं में पाई जाती है। कह सकते हो आप महिलाओं में, कह सकते हो बच्चों में, महिलाओं में। ठीक है, 15 वर्ष से लेकर के 44 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं, यानी कि जो बच्चेदानी के अंदर ये आपकी होने के आसार ज्यादा रहते हैं भाई, ये याद रखेंगे। इसके खिलाफ यहाँ पर क्या किया गया है, इसके खिलाफ ये जो महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए यहाँ पर टीका खोजा गया है। टीका पहली बार जो टीका इजाद किया गया है इंस्टीट्यूट ने, वो कौन सा है, एंटी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। एंटी सर्वाइकल जो कैंसर वैक्सीन की खोज, वैक्सीन की यहाँ पर इन्होंने घोषणा करी है। वैक्सीन की आधार पूनावाला ने क्या करी है, घोषणा करी है। और ये स्वदेश निर्मित है, स्वदेशी निर्मित है, ये भी याद रखना, यानी कि भारत में निर्मित की गई है। ये यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका यह भारत में कैंसर को रोकने के लिए भारत में पहला, इसको क्या कह सकते हैं, देखिए पहला आपका यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे नोट करेंगे। पहला क्या है आपका ये, तो क्वाड्रिवेलेंट, सीधा सा पूछ लेगा आप लोगों से, तो क्वाड्रिवेलेंट थोड़ा सा अजीब सा शब्द है, लेकिन देखना पड़ेगा भाई। ह्यूमन आपका
सॉरी भाई, ये है आपका पेपिलो पेपिलोमा वायरस। कौन सा वायरस आपका ये? पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। इसको इस तरीके से इन्होंने जो दिखाया है, तो ये आपका है HPV, ये इन्होंने यहाँ पे दिया है, जो कि पहला आपका इंजेक्शन होगा। ये पहला आपका क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, ठीक है भाई, ये यहाँ पर इजाद किया गया है। सर्वाइकल कैंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको डाटा दे देता हूँ। आमतौर पे महिलाओं में होती है, मैं यहाँ पे बात कर चुका हूँ। 1920 से और 2016 के मध्य, 1920 से 2016 के मध्य सर्वाइकल कैंसर भारत के 12 राज्यों में, भारत के आपके किसमें भाई? भारत के जो 12 राज्यों में ज्यादा जोर था इसका, 12 राज्यों में ज्यादा जोर था 1920 से 2016 तक के महिलाओं के लिए। और ये दूसरा कह सकते हो, महिलाओं में दूसरा मृत्यु का मुख्य कारण था, यानी कि ये कोई और भी कारण था, बट कैंसर ही दूसरा कारण था। 2000 आपका 1900 कब से लेकर के आपका 1920 से लेकर के 2016 तक कैंसर से मृत्यु का कारण सर्वाइकल कैंसर दूसरा मुख्य कारण था। ये भी यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, राष्ट्रीय कैंसर कार्यक्रम पहली बार भारत में कब आयोजित किया गया? एक बार इसको मैं रफ कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई आपका ये जो आगे आ रहा है, और ये भी अच्छा ही था। तो यहाँ हमने बात करी आधार पूनावाला की, तो सीआई आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ के सीईओ, इन्होंने अभी हाल ही में पहला टीका सर्वाइकल कैंसर 15 से 44 वर्ष की महिलाओं के बीच में होता है। ये आपका कह सकते हो कि जो बच्चेदानी में होने वाला कैंसर उसका जिक्र कर रहा है। आपका 1920 से लेकर के 2016 के बीच में जो 12 राज्यों में महिलाओं की मृत्यु का जो सबसे बड़ा कारण था, दूसरा सबसे बड़ा कारण आपका यही था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 12 जुलाई को इन्होंने इसकी घोषणा की है। स्वदेश निर्मित आपका ये वैक्सीन है। अब यहाँ पर बात आती है किसकी भी? आपका एनसीसीपी सीधा सा पूछ लेगा, इसका संबंध किससे? तो ये नेशनल आपका कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है। क्या आपका ये नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, भाई प्रोग्राम है आपका ये। इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो 1975 के अंदर इसका क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। इसके तहत होना क्या था? इस कार्यक्रम के तहत तो कैंसर जो हॉस्पिटल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा कैंसर जो हॉस्पिटल है उनकी खोलने की यहाँ पर बात हुई है। चलिए आगे बात करते हैं भाई आपका। तो ये आपका क्या था? एनसीसीपी, इसकी नेशनल प्रोग्राम आपका शुरू कब हुआ? तो 1975 के अंदर शुरू हुआ। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश भाई, क्लास को ना शेयर कर दिया करो अगर दुख तकलीफ कष्ट नहीं होता है तो। चलिए भाई, कैंसर था ये। कैंसर पीछे मैंने ब्रेन ट्यूमर कैंसर की भी बात करी थी, ब्रेन ट्यूमर की भी बात करी थी, देश के अंदर कैंसर किस प्रकार से लोगों को खा रहा है उसकी भी बात करी थी। कोरोना काल में लोगों ने कोरोना की तरफ ध्यान दिया, लेकिन जो मेन बीमारियां और भी बहुत सी जो गंभीर बीमारियां थी जिनमें एड्स ने भी बहुत सारा नुकसान किया है, साथ में कैंसर की बात करते हैं, कैंसर ने भी बहुत सारा नुकसान किया है। और खास करके जब वो लोग फ्री रहते हैं तो वो खाने पीने वाली चीजें भी ऐसी खाई पी है जिससे उनका क्या हुआ है? स्वास्थ्य को नुकसान ज्यादा हुआ है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 15 जुलाई 2022 को 15 जुलाई यानी कि आज 15 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मनाया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी याद रखना इसको। तो ये आपका युवा कौशल विकास दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल विकास दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये श्रीलंका के नेतृत्व में यूएनओ के अंदर गया था। तो यूएनओ ने श्रीलंका के नेतृत्व में इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ ये दिवस होना चाहिए। इसका मेन उद्देश्य क्या है? बेरोजगारी को कम करना। वर्तमान में अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो 73 बिलियन जो लोग हैं वो क्या आपके अभी बेरोजगार हैं वर्तमान में लगभग अगर हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 है इसकी अगर मैं बात करूं, देखिए तो विश्व युवा कौशल दिवस, आपका विश्व युवा कौशल जो दिवस है आपका,
ये मनाया जाता है आपका 15 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे जिसको आप बोलते हैं 18 दिसंबर 2014 को, कब भाई 18 दिसंबर 2014 को कह सकते हैं पहली बार श्रीलंका किसके नेतृत्व में बात यूएनओ के अंदर पहुंची थी, तो श्रीलंका, ये वही श्रीलंका जो आज खुद भूख से मर रही है। इसका भी एक क्वेश्चन करेंगे और बड़ा शानदार। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के नेतृत्व में इसको मनाने की बात, श्रीलंका के नेतृत्व में इसको मनाने की बात करी थी। इन्होंने क्या कहा था, युवाओं का कौशल बढ़ाना चाहिए, कौशल बढ़ाना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो बेरोजगारी को क्या करना, कम करना, कह सकते हो कम करना, ये इसका क्या है उद्देश्य है भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम यहां पर बात करते हैं जो पूछा जाएगा आपसे, तो नेतृत्व में आपका 15 जुलाई को युवा कौशल की घोषणा करी थी इन्होंने और उजागर किया। श्रीलंका ने चीन की सहायता से इस संकल्प की शुरुआत करी थी। तो श्रीलंका ने इसकी शुरुआत, इस संकल्प की शुरुआत, संकल्प यानी कि कौन सा आपका, तो युवा विश्व आपका जो युवा कौशल संकल्प की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो चीन के साथ G77 चीन के साथ G77 देशों का समूह साथ में था, ये भी था समूह। इन्होंने इसकी सहायता से श्रीलंका ने ये संकल्प लिया था और इस संकल्प को 15 जुलाई को ये दिवस घोषित कर दिया गया आपका। कब से, तो आपका 2014 से यहाँ भी बात हो रही है। कब आपका भाई 18 दिसंबर 2014 से यहाँ पर ये बात आपकी हुई है। उद्देश्य क्या है तो आपके बीच में मैंने बता ही दिया है। ठीक है, अब बात आती है कि वर्तमान में कितने लोग बेरोजगार हैं। वर्तमान में अगर मैं बात करूं वर्तमान में तो लगभग 73 मिलियन, बिलियन बोल गया था भाई, मिलियन जो लोग हैं वो क्या है आपके बेरोजगार हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, चलिए अगली बात आती है यहाँ पर अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर कितने लोग हर साल इस बेरोजगारी की लाइन में आकर के खड़े होते हैं रोजगार के लिए, तो हर साल आपके तकरीबन लगभग 2 करोड़ लोग हैं वो बेरोजगारी की लाइन में आकर के खड़े होते हैं। तो जो लोग सरकारी जॉब चाह रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान अपनी तरफ दें, इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान ना दें और प्रायोरिटी को जरूर समझे भाई। किसको जरूर समझे, प्रायोरिटी को जरूर समझे। प्रायोरिटी अगर आप नहीं समझेंगे, प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि हमें पहले क्या करना चाहिए, हमें पहले क्या करना चाहिए। अगर ये बात समझ में सबको आ गई है तो फिर समझो 50% आपकी टारगेट आपके पास आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भाई। ठीक है, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में आया हुआ है, उसके ऊपर हम यहाँ पर आगे जो आपके 2022 में आने की इसकी भी संभावना बनी रहेगी। ठीक है, क्लास को भाई प्रेम से देखा करो, थोड़ा सा प्रेम दिखाया करो। मुझे प्रेम नजर नहीं आता है तुम्हारे पास। चलिए भाई कोई बात नहीं। अभी हाल ही में आपके क्वेश्चन नंबर 4 चर्चा में रहा है, तो आपके कौन रहे भाई, विक्रम सिंह, रानील, आपको पता है रानील विक्रम सिंघे चर्चा में है। रानील विक्रम सिंघे चर्चा में है। इनका संबंध कहां से है, तो सबसे पहले बात करूं रानील विक्रम सिंघे की अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है इनका संबंध कहां से है, तो श्रीलंका से इनका क्या रहा है भाई, संबंध रहा है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किससे संबंध रहा है, श्रीलंका से इनका संबंध रहा है। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये चर्चा में क्यों भाई, ये पहले मैंने कुछ दिन पहले की बात है, तकरीबन कोई 15-20 दिन पहले मैंने शायद पढ़ाया होगा आपको कि इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली है। ठीक है, जब उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, किसके ऊपर, जो प्रधानमंत्री थे उस समय महिंदा राजपक्षे की बात हो रही है, तो महिंदा राजपक्षे आपका क्या थे, प्रधानमंत्री थे। उनके ऊपर क्या लगा भाई, उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे। जब आपको पता है श्रीलंका अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, बैंकक्रप्ट हो चुका है श्रीलंका, भूख से लोग मारे जा चुके हैं। आपने पीछे देखा होगा 3 दिन जनता का ही कह सकते हो आपके स्पीकर साहब ही राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे थे। श्रीलंका के जो स्पीकर है, स्पीकर साहब ही क्या थे आपके राष्ट्रपति, एक किस्म से आप कह सकते हो राष्ट्रपति, क्या आप सरकार कह सकते हो, स्पीकर ही सरकार था। पीछे ना प्रधानमंत्री थे ना राष्ट्रपति थे। आपको पता है कि जब दंगे भड़ गए तो यहाँ से जो राष्ट्रपति थे गोटाबाया जो राजपक्षे साहब थे वो भाग चुके हैं। वो पहले मालदीव गए, मालदीव से अब वर्तमान में फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ वो भाग करके कहाँ गए, पहले मालदीव गए,
मालदीव, और मालदीव से फिर कहां पहुंचे वो, सिंगापुर। और सिंगापुर की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या बोला था, याद रखना, सिंगापुर की गवर्नमेंट की ये पर्सनल अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर है, व्यक्तिगत यात्रा पे इन्होंने पॉलिटिकल राजनीतिक क्या बोलते शरण नहीं मांगी है, इन्होंने राजनीतिक शरण नहीं मांगी है, याद रखना भाई, ठीक है। अब बात करते हैं मालदीव, सिंगापुर, आपका ये भागे हैं यहाँ से गोटाबाया राजपक्षे। आपको पता है आम पब्लिक आपकी राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंच चुकी है श्रीलंका के, और वहां बड़े नजारे नहीं है उन्होंने, ठीक है। खैर है लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार जनता का व्यवहार खैर ठीक तो नहीं है, पर दुखी पाया हुआ आदमी करेगा कुछ ना कुछ भाई, ठीक है, और होना भी चाहिए। अभी फिलहाल रानिल विक्रम सिंघे क्या है आपके, आज इन्होंने इनको शपथ दिला दी किसकी, अंतरिम क्या रहेंगे आपके, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में इनको शपथ दिला दी गई है, राष्ट्रपति। और ये आपके क्या थे, पीएम थे। अब देखो पीएम थे, अब ये राष्ट्रपति, स्पीकर ने ये घोषणा कर दी, अब राष्ट्रपति के रूप में इनको शपथ दिला दिए। दूसरी बात ये करें कब तक रह सकते हैं आपके ये, तो 1 महीने तक एज पर श्रीलंका के अधिनियम या कानून के तहत 1 महीने तक ये राष्ट्रपति रह सकते हैं। ये राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री उनके वहां पर क्या है, राष्ट्रपति के पास पावर ज्यादा होती है श्रीलंका में, अगर मैं देसी भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो, ठीक है। अब यहाँ पर अब इन्होंने क्या किया था, जो गोटाबाया राजपक्षे थे, गोटाबाया राजपक्षे थे, जो राजपक्षे साहब थे, राजपक्षे, इन्होंने क्या किया था, गोटाबाया राजपक्षे आपके सैनिक अधिकारी भी रहे हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया, मेल के जरिए अपना, किसके जरिए भाई, ईमेल के जरिए इन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया स्पीकर के पास। स्पीकर के पास इन्होंने मेल के जरिए अपना इस्तीफा भेज दिया। ये भी आपके बीच में अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। जब इन्होंने इस्तीफा भेजा तो ये आपके क्या बन गए, आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति कह सकते हो, अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर फंक्शन करेंगे। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। राष्ट्रपति के मैं बात करूं तो राष्ट्रपति के चुनाव कहां पर होंगे आपके, तो 20 जुलाई को श्रीलंका के अंदर, कहां पर भाई, श्रीलंका में आपके राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। ये भी साथ में याद रखना भाई, ठीक है। अभी आपके जो रानिल विक्रम सिंघे, इन्होंने किसको, स्पीकर को बोला कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री भी बनाओ भाई, ठीक है। किसी व्यक्ति को औपचारिक रूप से आप प्रधानमंत्री की भी घोषणा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। गोटाबाया राजपक्षे के बाद नए राष्ट्रपति आपके यही है भाई, ठीक है। गोटाबाया ने इस्तीफा दे दिया है। 73 साल के हैं, कितने के, 73 वर्ष के व्यक्ति हैं, ये याद रखेंगे भाई। 13 जुलाई को, इससे पहले राजपक्षे ने, हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, तो विक्रम सिंघे राष्ट्रपति की तरह कार्य करेंगे, ये आप याद रखेंगे। सारे के सारे अधिकारी इनके पास रहने वाले हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। स्पीकर राष्ट्रपति 30 दिन तक कार्य कर सकते हैं, ये आपके बीच में यहाँ पर है। और राष्ट्रपति का चुनाव कब होना है, 20 जुलाई को मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है, ये भी ध्यान रखेंगे, आपके बीच में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 19 जुलाई को राष्ट्रपति, यहाँ पर क्या भी 19 जुलाई को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारी क्या कर सकते हैं आप, उम्मीदवार आ सकते हैं 19 जुलाई तक, ठीक है। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन आपके बड़े अच्छे बनते हैं। तो आज ही 15 तारीख को ही आपके अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने शपथ ली है। ये पूछेंगे कितने दिन तक रह सकते थे, तो 30 दिन तक रह सकते थे। किसके इस्तीफे के बाद दिए इन्होंने, तो गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद इन्होंने यहाँ पर ये मेल के जरिए इस्तीफा आया था, और फिर उसके बाद इन्हें स्पीकर के द्वारा घोषणा कर दी गई कि ये राष्ट्रपति है। तो ये राष्ट्रपति आपके बीच में, श्रीलंका की सारी स्थिति, सारी सिचुएशन आपके बीच में भाई, चलिए ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6, जो कि आपके बीच में आ रहा है। श्रीलंका जैसी हालत, अभी आपको बता देता हूँ, बहुत जल्द आपके बीच में आने वाली श्रीलंका जैसी हालत आपकी किसकी होने वाली है, तो आपके जो पाकिस्तान साहब हैं, पाकिस्तान की भी श्रीलंका जैसी हालत होने वाली। खाने को कुछ रहे ना, गोली जरूर चाहिए उन्हें, तो ये भी आपके बीच में यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूँ, आपका 5 था, शायद 6 था, हाँ 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो याद रखें क्वेश्चन नंबर 5 आपके अभी हाल ही में इवाना चर्चा में है। इवाना किसमें आपके भाई, इवाना चर्चा में है। ये इवाना चर्चा में, ये इवाना है कौन,
सबसे पहले तो बात करते हैं ये इवाना है कौन। आपको बता देता हूं, आपने सुना होगा डमरू भाई साहब, जिसको डमरू भाई बोलता हूं, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की ये पुरानी पत्नी है। पुरानी पत्नी बोले तो पहले उन्होंने तलाक लिया था, बड़ी ही चार्मिंग लेडी थी। अब तो ट्वीट करके बताया जा रहा है इनको बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि बड़ी ही खुशमिजाज, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही अच्छी लेडीज थी। ठीक है, अब जब दुनिया से विदा होगी तो फिर अच्छी तो लगेगी, है ना। तो इनकी क्या होगी भैया, आपकी डोनाल्ड ट्रंप की क्या थी, ट्रंप साहब की क्या थी, ट्रंप की तलाकशुदा पत्नी थी, तलाकशुदा पत्नी थी, जिनकी मृत्यु हुई है, अभी हाल ही में मृत्यु हुई। इवाना, जो ट्रंप के नाम से इनको जाना जाता है। इनके तीन पुत्र हैं, जिनमें एक बेटी का ट्वीट चल रहा है, जिनमें उनकी बेटी का एक ट्वीट है वो ट्रेंड में चल रहा है, याद रखेंगे। तो ट्रंप कौन थे, तो ट्रंप की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है यूएसए के क्या है भाई, यूएसए के राष्ट्रपति हैं, थे। यूएसए के क्या थे, आपके राष्ट्रपति थे। और अब इनकी बात अगर मैं बात करता हूं तो कौन है राष्ट्रपति यूएसए के, तो जो बाइडेन साहब है। जो बाइडेन साहब क्या है, यूएसए के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं वहां पर उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला है। कमला हैरिस की अगर मैं बात करता हूं तो ये भारतीय मूल की महिला है, भारतीय मूल की महिला, और पहली महिला विश्व की जो इस पद पर पहुंची हैं, कह सकते हैं जो कि पहली महिला विश्व की जिन्होंने सबसे कम 3 घंटे के करीब क्या कह सकते हो, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी काम किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम किया। यानी कि जब जो बाइडेन की तबीयत खराब हुई थी, हॉस्पिटल में गए थे, उस समय आपके यहां पर एडमिट थे भी। ठीक है, ओके। अमेरिका की बात करते तो विश्व का सबसे पहला कोडिफाइड संविधान यूएसए का ही है, याद रखना। और अभी हाल ही में अमेरिका ने एक फैसला लिया, जिस फैसले के ऊपर मैं अगले क्वेश्चन पे बात करूंगा। तो ये इवाना चर्चा में क्यों, आपको पता लग गया है, डोनाल्ड ट्रंप की क्या है, एक्स वाइफ है, और इस वजह से ये चर्चा में इनको आज क्या होगा, इनका ये भगवान को प्यारी हो चुकी है। ये भी क्वेश्चन आपके बीच में बन जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच में, जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे भाई। ये थी इवाना ट्रंप की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आपका चर्चा में है, एक शब्द चर्चा में है, और वो है नियोम। क्वेश्चन नंबर 6 भाई आपका नियोम चर्चा में है, नियोम चर्चा में है। ये क्या है, नियोम चर्चा में क्यों है, ये है क्या भाई। ठीक है, अभी बता देता हूं। सऊदी अरब में आपका कह सकते हो, सऊदी अरब के अंदर एक उत्तर पश्चिमी सुदूर दूर आपका एक भयंकर गर्म स्थान है। उस गर्म स्थान के ऊपर एक शहर बसाया जा रहा है। 500 अरब, कितने की, 500 जो अरब है, अरब डॉलर की परियोजना है, ये योजना है। ठीक है, ये क्या शहर का नाम दिया गया है, शहर का नाम है, याद रखना। ये नया शहर बसाया जाएगा, ये है क्या, सबसे गर्म इलाका कह सकते हो, सबसे गर्म इलाका है। यहाँ पर तकरीबन गर्मी में 100 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर कह सकते हो, आपका जो फारेनहाइट जो आपकी यहाँ तक टेम्परेचर तक आपका पहुंच सकता है। ठीक है, ये उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों तक फैला हुआ, कैसा आपका ये नियोन, उबड़ जो खाबड़ है आपका, खाबड़ पहाड़ी इलाका है, कैसा है, पहाड़ी इलाका। और ये सपना देखा आपका, याद रखें, कहां पर, सऊदी अरब में भी। प्रोजेक्ट कहां पर देखा गया, सऊदी अरब के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट देखा गया है, यानी कि सपना देखा गया है, ये शहर आपका बनेगा। तापमान कितना हो जाता है, इससे ज्यादा भी आपका तापमान चला जाता है। इसका मतलब 100 डिग्री फारेनहाइट आप लोग समझ सकते हैं कि कितना, 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आपका तापमान यहाँ पे आमतौर पे रहता ही रहता है। ये लाल जो आपका कह सकते हो, लाल सागर यहाँ पर आप कह सकते हो, उसके बीच में कह सकते हो आपका जो गर्म स्थान है वो है आपका सऊदी अरब का रेगिस्तान। ठीक है, ओके। ये क्या पर यहाँ पर भाई आपके जो प्रिंस मोहम्मद बिन, ये प्रोजेक्ट किसका है, सऊदी अरब में ये प्रोजेक्ट है किसका, तो प्रिंस मोहम्मद बिन जो है आपके, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट है। उनके दिमाग की ये हाईटेक सिटी बनाना चाहते हैं, जिसका नाम क्या दिया, और साथ में हाँ ये नियोन आपकी कह सकते हो आप, यहाँ पर हाईटेक सिटी बनेगी आने वाले समय में। 500 अरब डॉलर परियोजना के तौर पर यहाँ पर लगने वाले, काफी लंबी चौड़ी परियोजना है आपकी, बट फिर भी दिक्कतें बहुत आ रही हैं, लेकिन फिर भी संभव है। ये आपका सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित है, कहां पर है आपका, ये उत्तर पश्चिम में स्थित है।
उत्तर पश्चिम में, सुदूर उत्तर पश्चिम में आपका ये स्थान स्थित है। यानी कि पहाड़ी इलाका है, उबड़ खाबड़ है, फुल गर्म है, किसी काम का नहीं है। वहां पे एक आपका हाईटेक सिटी बसाने की सलमान साहब ने एक योजना रख दी है और बड़ी अच्छी बात है भाई, इस टाइप की योजनाएं यहाँ की होनी चाहिए। और ये आपकी क्या है, सऊदी अरब है। चलिए भाई अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 जो कि आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपका चर्चा में है। जब हमने पीछे इवाना की बात करी थी तो अमेरिका याद आया था, तो अमेरिका से एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पर बनता है, पूछा जाएगा कि हाल ही में एक अमेरिका के अंदर एक बिल चर्चा के अंदर रहा है, जिस बिल ने, उस पूरी कहानी को सुनेंगे आप लोग। हमने रूस के साथ एक S-400 एक मिसाइल का सौदा किया था, ठीक है। इससे क्या था कि इससे मिसाइल लेने के बाद हमने किससे करी थी, रूस से करी थी। अमेरिका इस बात को लेकर के नाराज था, बार बार ये बोलता था कि आप यहां से सौदा नहीं करेंगे। लेकिन अब एक प्रस्ताव पारित किया गया ध्वनिमत से, वहां कहा आपके वहां जो अमेरिका का संसद है वहां पे इसको पारित कर दिया गया है, क्योंकि अब इन्होंने बना दिया है कि भाई चीन जैसे देश के पड़ोस में रहते हुए इस प्रकार के हथियारों की वहां पर जरूरत है। अभी जो आपका एक्ट आया था, जिस एक्ट के तहत वो किसी भी देश के ऊपर प्रतिबंध लगा सकता था कि ऐसे हथियार जो आपके इंटेलिजेंस और जो भयंकर जो आपके गंभीर हथियार हैं जो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी खरीद फरोख्त पर रोक लगाता था। मतलब कुल मिला के अपनी चौधराहट चलाता है, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भाई आपका S-400 मिसाइल आपका क्या है, मिसाइल आपका चर्चा में है भाई। ये हमने सौदा किया था, किसके साथ सौदा किया था, पहले ये समझेंगे आप पूरी बात। किसके साथ, ये हमने रूस से इस मिसाइल को हमने लेना था। और इस पे ऑब्जेक्शन की अगर मैं बात करूं तो चाचा चौधरी यूएसए क्या बोलता था कि आप ये नहीं खरीदेंगे, हम आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। रसिया से तो पहले इसका खून चलता है, लेकिन अब ये पॉलिटिक्स खेलेगा। इसकी विदेश नीति बड़ी तगड़ी है, मैंने कल भी बात करी थी, दो को भिड़ाएगा, दोनों को हथियार देगा और तीसरे को कमजोर करेगा, खुद ताकतवर बना रहेगा, ठीक है। यही बात हुई। अब यहाँ यूएसए में क्या किया है, ये जो आपका एक प्रस्ताव था पेश किया था, इसको हम बोलते हैं CAATSA। आपसे सीधा सा पूछेगा ये CAATSA चर्चा में है, ये क्या है, तो ये भी आपका एक प्रस्ताव है। इस कानून है आपका एक, ये कह सकते हैं इस कानून के तहत ये भारत पर क्या लगाता भाई, भारत पर प्रतिबंध लगाता है। प्रतिबंध लगाता जो आपके खतरनाक हथियार खरीदने पर, खतरनाक हथियार इस प्रकार के जो मिसाइल के सौदों पर एक खामखा का चौधरी बनना, हम भी स्वतंत्र हैं, रूस भी स्वतंत्र है, तो ये कौन, एक खामखा। चलो ठीक है, फिर भी देर आए दुरुस्त आए, अब ये इस बात को मान गया है कि हाँ भारत लेगा ही लेगा। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ये आपका भाई काउंटरिंग हो गया आपका अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट। ये है आपका क्या, इस एक्ट के तहत 2017 में ये एक्ट लेकर के आए थे। अब सुनेंगे जो आपका CAATSA जो आपका है, ये आपका कब भाई, आपका 2017 में रूस से रक्षा और खुफिया लेन देन वाले किसी देश के खिलाफ, इसके तहत ये क्या कर सकते थे, रूस से रक्षा संबंधी ठीक है, और साथ में क्या, खुफिया विभाग रक्षा संबंधी लेन देन कह सकते हो आप इसको, लेन देन, खुफिया विभाग के साथ जानकारी लेन देन, इस अगर कोई देश करेगा दूसरा देश, तो इस एक्ट के तहत 2017 में ये एक्ट पेश किया गया था अमेरिका यूएसए के संसद के अंदर, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी देश इस प्रकार की अगर खरीद फरोख्त करेगा तो हम क्या लगा देंगे, बैन लगा देंगे उस देश के लेन देन पर, ठीक है, ओके। अब कारण क्या दिया था इन्होंने, तो इन्होंने दिया था कि भाई 2014 में जो आपका क्रीमिया वार हुआ था, क्रीमिया का जो वार था, और 2016 में मॉस्को में हस्तक्षेप अमेरिकी राष्ट्रपति के, 2016 में जो मॉस्को के अंदर जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने हस्तक्षेप किया, तो उसका जो जवाब दिया रूस ने, उसका जो जवाब दिया, इन दोनों बातों से नाराज होकर के ये किया गया था। अब हम ये ले रहे थे रूस से, तो अब ये हमारे ऊपर पाबंदी लगा सकता था, लेकिन यूएसए ने क्या किया, इसे क्या कर दिया, क्लियर कर दिया कि भारत ये ले सकता है, भारत अपनी डील क्या कर सकता है, संशोधन किया। और इसके लिए क्या बोला कि भाई चीन जैसा अगर खतरनाक देश यहां पर है
तो भारत इस प्रकार का वेपन कहीं से भी खरीद सकता है। भाई ये चीन की बात नहीं है, ये हमारे मोदी साहब कर रहे हैं। ये हमारी विदेश नीति कितनी मजबूत है, ये देखो कि बड़े से बड़े देश हमसे जुड़ना चाह रहा है। ये यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखेंगे। S-4 चर्चा मिसाइल चर्चा में है क्यों, तो खतरनाक मिसाइल है आपकी ये, आपको पता है रसिया से हम ले रहे हैं इसको। इस सौदे में अमेरिका आपका टांग अड़ा रहा था, तो अब काउंटिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट के तहत ये हमारे ऊपर बंधन लगा सकता था। 2017 के अंदर इन्होंने ये एक्ट लेकर के आए थे, लेकिन अब इस एक्ट में संशोधन किया है और अब ये ध्वनि मत से क्या कर दिया, पारित कर दिया। ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में, अच्छे लेवल का, बेहतरीन लेवल का बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच में बन चुका है। अब जब बात अमेरिका की और विदेश नीति, एक शब्द आपके बीच में आया है, ठीक है, कौन सा शब्द आया आपके बीच में, एक विदेश नीति शब्द आया है। तो याद रखना आपके बीच में ये एक जो विदेश नीति जो शब्द है, ये किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। विदेश नीति, जितनी भी ज्यादा अच्छी विदेश नीति किसी देश की रहेगी, उतना ही ज्यादा उस देश का क्या रहेगा भाई, जितनी ज्यादा बेहतरीन अगर हम बात करें यहाँ पे विदेश नीति है, उतना ही ज्यादा बेहतरीन वो देश बनेगा आपका। ये आपके बीच में आप लोगों को मालूम होना। इसी बात को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इस बात को आप इस तरीके से भी समझेंगे कि भाई जितनी ज्यादा विदेश नीति मजबूत होती है, उतना ही देश विश्व के अंदर अपनी शक्तिशाली तरीके से हाजिरी लगाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका भाई, और वो ये है कि प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन भाई, प्राकृतिक जो खेती है, प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि भारत कृषकों का देश है। जय जवान जय किसान का नारा भी यहाँ पर दिया गया था, ये भी आपके बीच में मालूम है। तो प्राकृतिक खेती यानी कि जो पहले खेती, कब भाई आपका प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करते हैं तो 10 जुलाई 2022 भाई, 10 जुलाई 2022 को आपका ये कह सकते हैं हम, एक आपका प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन कब किया गया है, आयोजन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके बीच में है, ठीक है, ओके। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो पीएम मोदी द्वारा, पीएम मोदी ने वर्चुअल मोड में, किस मोड के अंदर किया है, तो वर्चुअल जो मोड है, वर्चुअल मोड में इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन सूरत गुजरात में किया गया, कह सकते कहां से भाई, तो सूरत गुजरात में। ये हुआ कहां है आपका, तो वर्चुअल मोड में। तो क्या किया इसका आयोजन, अगर मैं बात करूं, देखिए आयोजित किया गया है आपका, सम्मेलन संबोधित किया, खाली वर्चुअल मोड में संबोधित किया है कहां, और हुआ कहां आपका, ये सूरत गुजरात के अंदर आपका, ये गुजरात सूरत के अंदर आपका ये किया गया है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है, ओके। यहाँ पर हुआ क्या है भाई आपका, प्राकृतिक खेती मॉडल के महत्व पर उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की अगर हम बात करें उद्देश्य, तो प्राकृतिक जो खेती मॉडल है, प्राकृतिक खेती जो मॉडल है, खेती मॉडल पर प्रकाश डालना इसका क्या था, उद्देश्य था। ये भी आपका यहाँ पर एक शानदार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर बात करते हैं, जब खेती की बात आ रही है तो आपके राज्यों के जो बागान मंत्री कह सकते हो, राज्यों के जो कृषि से संबंधित जो मंत्री हैं, इनका एक सम्मेलन और हुआ है। ये कहां पर आपको कृषि खेती बागान मंत्रियों का सम्मेलन कहां पे हुआ था, तो इन सभी पूरे देश के मंत्रियों का जो सम्मेलन किया गया, ये भी आपका बेंगलुरु के अंदर किया गया था, ये भी याद रखना। कल का आपका ये आपका डब्बे वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इस डब्बे वाले क्वेश्चन में ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि आपका प्राकृतिक खेती एक सम्मेलन पूछे तो आपका गुजरात के अंदर है, और अगर राज्यों के बागान से संबंधित अगर क्या कह सकते हो आप लोग, जो उद्यानों से संबंधित अगर सम्मेलन पूछे तो बेंगलुरु के अंदर है। इसीलिए इसको क्या बोल, इसका दूसरा नाम भी क्या है, तो बागानों का शहर भी कहा जाता है, इसको बागानों का शहर भी कहा जाता है, उद्यानों का शहर भी कहा जाता है, बगीचों का शहर भी कहा जाता है, और अपना लोग इजारा करने वाला शहर भी आपका यही है। सूरत आपका किसके लिए फेमस है, तो कपड़े के व्यापार के लिए फेमस है, याद रखना। साथ में अगर हम बात करते हैं तो कपड़ा बनता किससे, आपका कपास, तो वो भी घूम फिर के खेती के पास आता है। साथ में आपका हीरे के व्यापार को लेकर के भी ये आपका फेमस है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके बीच में अभी हाल ही में चर्चा का विषय है आपका। रूस ने एक ट्रेन भेजी है, रूस ने
ट्रेन के जरिए भारत को सामान किस देश के रास्ते से भेजा है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो रूस द्वारा ट्रेन के रास्ते या ट्रेन से किस देश के रास्ते से भारत में सामान भेजा है, ये याद रखना भाई, ठीक है, भेजा है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए रूस ने क्या किया है, रूस ने तेहरान के मध्य से होते हुए आपके ईरान के रास्ते, रूस से ट्रेन चली आपकी और कहां पहुंची, ईरान में, ईरान पहुंची है। अब ईरान विश्व की पहली ऐसी ट्रेन है, ये कह सकते हैं रूस की पहली ऐसी ट्रेन है जो सामान लेकर के भारत आई है, पहली ऐसी ट्रेन है जो यहाँ पर सामान लेकर के भारत के लिए आई है। युद्ध हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन फिर भी उसने भारत सामान पहुंचाने की बात करी है। इससे दो चीजें निकल करके आती है, एक तो हमारी जो दबंग राजनीति है, कूटनीति है, विदेश नीति कह सकते हो, दूसरी हमारी क्या है, रूस को ये पता है कि तेरा भारत के बिना काम नहीं चलने वाला है, तो उसने क्या किया, 3800 किलोमीटर दूरी तय करा करके 38,000 किलोमीटर भाई, सॉरी माफी चाहूंगा मैं, 38,000 किलोमीटर है आपका, क्या करा करके दूरी तय करके 38,000 किलोमीटर दूरी तय करके ये आपकी कहां पर पहुंची है, ईरान। और अब ईरान से कहां पर पहुंचेंगे ये आपके, तो समुद्री रास्ते से जो आपकी मालगाड़ी आई थी उसके जो कैंटर हैं वो समुद्री रास्ते से बाहर पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी पहली ट्रेन थी, ये ट्रेन भी आपकी आ चुकी है, रूस से ईरान के बीच में आपकी पहुंच चुकी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, जो कि आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। एक बार इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गीता गोपीनाथ चर्चा में है आपके भाई, क्वेश्चन नंबर 10, गीता गोपीनाथ चर्चा में है। गीता गोपीनाथ की बात करें तो चर्चा में है, क्यों है भाई, अभी हाल ही में इनका जो आपकी IMF है, उस IMF की दीवार पर इनकी क्या फोटो लगा दी गई है, ये कह सकते हैं आप, समझना भाई। गीता गोपीनाथ क्या आपकी भाई, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है किसे, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जो फंड है, मुद्रा कोष है, उसकी पूर्व आपका क्या मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल कर लिया गया है। किसमें हाल ही में शामिल किया गया, तो पूर्व मुख्य जो अर्थशास्त्रियों की दीवार में इनको शामिल कर लिया गया है, किसको, गीता गोपीनाथ। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी एक अर्थशास्त्री हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। और ये ऐसा सम्मान पाने वाली भारत की दूसरी नागरिक हैं कह सकते हो। तो इससे पहले एक व्यक्ति और थे, यानी कि महिला की बात करें तो महिला पहली ही है, महिला की बात करें तो ये सम्मान पाने वाली महिला पहली है, ये भी आपके बीच में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओके, दूसरी भारतीय है, ये आपको अच्छे से इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। IMF की बात करते हैं, तो IMF की बात थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए IMF 190 देश इसके क्या हैं, सदस्य देशों की अगर मैं बात करूं, सदस्य देश इसके 100 सदस्य देश हैं। स्थापना 1944 के अंदर हुई थी, लेकिन इसकी औपचारिक 27 दिसंबर 1945 से इसने क्या किया, काम करना प्रारंभ कब किया, काम करने की बात करें तो तब से प्रारंभ किया गया। और जब इसने स्टार्ट किया था तो 29 देश इसके क्या थे, आपके सदस्य थे। ये भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से अपना कंटेंट लेके आते रहेंगे भाई। चलिए, मैं बार बार उस बात को बोलता हूँ कि क्लास को शेयर कर दिया करो, आप लोगों की मर्जी है भाई। थैंक यू। आप प्रेम जब दिखाएंगे तब दिखाएंगे, मेरे कहने से तो आप दिखाएंगे नहीं। बड़े शर्म की बात महसूस होती है मुझे खुद को, कि लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी ही कमी है, नहीं तो इतना बोलने के बावजूद तो दुश्मन की क्लास को भी शेयर कर दिया जाता है। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टू द बेस्ट।